स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, क्या होगा अगर हम आपको ये बताएं कि आपकी जेबों पर डाका डाला जा रहा है और आपको इसकी भनक तक नहीं है, बल्कि सिर्फ आपकी ही नहीं, हम सभी की जेबें हमारे सामने काटी जा रही हैं। नहीं, हम किसी साइबर स्कैम या बैंकिंग फ्रॉड की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिस डकैती की बात कर रहे हैं वो हम सब की आंखों के सामने दिन दहाड़े हो रही है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस में बढ़ते फ्रीबी कल्चर की, जिसे हाल ही में पीएम ने रेवड़ी कल्चर के नाम दिया था। तो कभी इसी के चलते हमारे देश को लंगर नेशन भी बुलाया जाता है। हालांकि ये दोनों टर्म्स इस फ्रीबी कल्चर के ट्रू नेगेटिव इफेक्ट को ठीक तरह से डिपिक्ट नहीं करते, क्योंकि ना तो फ्रीबीज लॉन्ग टर्म में रेवड़ी की तरह स्वीट होती हैं और ना ही लंगर की तरह जनसेवा के उद्देश्य से निम्न वर्गों को सपोर्ट करने के लिए दी जाती हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज का इन्हें देने का एकमात्र स्वार्थ यही होता है कि किसी भी कीमत पर सत्ता को हासिल करा जाए, फिर भले ही बाद में उस कीमत को चुकाने के लिए हमारे और आपके जैसे आम जनता की जेबें काटनी पड़े या फिर दिन दहाड़े पब्लिक फंड पर डाके डाले जाएं। तो चलिए आज हम इस फ्रीबी कल्चर को ही जरा करीब से जानते हैं और साथ ही ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे फर्स्ट लुक में रेवड़ी की तरह स्वीट और लंगर की तरह पब्लिक वेलफेयर जैसी लगने वाली ये फ्रीबीज असल में हमारे देश को खोखला कर रही हैं। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में भी देखने को मिल जाता है। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे, तो थोड़ा सब्र रखिए, हम अपने वीडियो के अंत में इसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे कि कैसे इस फ्रीबी कल्चर की वजह से श्रीलंका के आज में इंडिया का भविष्य देखा जाने लगा है और कैसे अब इस बात की चिंता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी सताने लगी है। लेकिन आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस जीएस मेंस पेपर 2 के इलेक्शंस और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं दोस्तों, यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए स्टडी IQ का लास्ट लाइव फाउंडेशन बैच लॉन्च हो चुका है, जिसमें कुछ ऐसे यूनिक फीचर्स हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। 900+ आवर्स का लाइव कंटेंट, यूपीएससी के आयरन गेट यानी प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रीलिम्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपके मेंस के आंसर में डिफरेंट डायमेंशंस ऐड करने के लिए और आपके सोचने के तरीके में डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऐड करने के लिए मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाई जाएगी और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए आपको एक गेम चेंजिंग फीचर मिलेगा जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आपको एक मेंटोर अलॉट किए जाएंगे जिनके साथ आप एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट्स कभी भी क्लियर कर सकते हैं और रेगुलर बेसिस पे फॉर्मर एंड वर्किंग ब्यूरोक्रेट्स के साथ ग्रुप मेंटोरशिप भी इन बैचेस का इंपॉर्टेंट फीचर है। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिल सकता है मात्र 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग इवनिंग 6 PM रहेगी। तो अब आप भी अपनी यूपीएससी की तैयारी की तरफ एक फाइनल कदम उठाइए और AG लाइव कूपन कोड को यूज करके देश के सर्वश्रेष्ठ यूपीएससी लाइव बैचेस को ज्वाइन करिए। हिंदी में यूपीएससी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये फ्रीबीज होती क्या है और इंडिया जैसे देश जिसके प्रीएम्बल में ही सोशलिस्ट वर्ड क्लियरली मेंशन्ड है, उसके सोशल वेलफेयर मेजर्स से किस तरह से अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसी गुत्थी को सुलझा लेते हैं। दोस्तों, वेलफेयर मेजर्स के मतलब एक ऐसी पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन से है जिसके भविष्य में होने वाले प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इंपैक्ट्स देखने को मिलते हैं, इसीलिए इन्हें मेरिट गुड्स भी कहते हैं, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स जैसे मनरेगा, फ्री कोविड वैक्सीन और वीकर सेक्शन के लिए एजुकेशन और हेल्थ में दिए जाने वाले स्टेट सपोर्ट। ये सभी वेलफेयर मेजर्स में आते हैं जो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए सोशल अपलिफ्टमेंट मेजर्स के लिए करना जरूरी है। जबकि इसके उलट ऐसे इंटरवेंशंस जिनके कोई भी मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बेनिफिट्स ना हो, उन्हें फ्री भी कहा जाता है, जैसे जनरली इलेक्शंस के दौरान अनाउंस किए जाने वाले फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, पेंडिंग यूटिलिटी बिल्स का वेवियर और फार्म लोन्स वेवियर जैसे पॉपुलिस्टिक इंटरवेंशंस और प्रॉमिसेस फ्रीबीज माने जाते हैं। हालांकि इनके बीच का अंतर डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी इसके अल्टीमेट गोल को समझते हुए ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि कौन से मेजर DPSP के प्रावधानों को इंप्लीमेंट करने के लिए सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट और फ्यूचर ग्रोथ के लिए किए जा रहे हैं और कौन से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स को देखते हुए एज अ गिफ्ट बांटे जा रहे हैं।
ऐसे में इनकी प्रोडक्टिव और इकोनॉमिक सेंसिटिविलिटी ही उनके बीच के अंतर को स्टैब्लिश कर पाती है। लेकिन अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि इंडिया में इस फ्रीबी कल्चर की शुरुआत कहाँ से हुई। तो चलिए, अब जब आप फ्रीबीज का मतलब समझ चुके हैं तो हम इस फ्रीबी कल्चर के ओरिजिन और उससे होने वाले नेगेटिव इंपैक्ट्स को भी जान लेते हैं। ये तो अगर हम इस फ्रीबी कल्चर के ओरिजिन की बात करें तो भारतीय राजनीतिक इतिहास में ये कोई नया इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें कहीं ना कहीं साउथ इंडिया के 1960s की वोट के बदले फ्री और हेवली सब्सिडाइज राइस और 1970s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के इनिशियल पॉपुलिस्ट रजीम तक भी जाती हैं। लेकिन फिर भी इस फ्रीबी टैक्टिक को कल्चर में तब्दील करके मेन स्ट्रीम किए जाने का श्रेय AIADM यानी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ा मुनेत्र काझगम की 1990s की तमिलनाडु की पॉलिटिक्स को जाता है, जिसने उस जमाने में इलेक्शन के दौरान वोट के बदले फ्री साड़ीज, प्रेशर कुकर्स, टेलीविजन सेट्स और वॉशिंग मशीन जैसे अप्लायंसेस का डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रमोट किया था। लेकिन उसी समय पंजाब में अकाली दल ने भी किसानों को सत्ता में लाने के बदले फ्री पावर देने की घोषणा कर दी, जबकि हाई सब्सिडी बर्डन की वजह से ही 2021-22 तक पंजाब का डेट टू GDP रेशियो इंडिया में सबसे ज्यादा 53.3% तक पहुंच गया है। लेकिन तब से मेन स्ट्रीम हुआ ये फ्रीबी कल्चर आज इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम को ही खोखला कर रहा है। हर चेंजिंग गवर्नमेंट के साथ आम जनता को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे वादे कर दिए जाते हैं जो देश के फाइनेंसेस को देखते हुए इकोनॉमिकली वायबल है ही नहीं, बल्कि बस अपना वोट बैंक एजेंडा फुलफिल करने के लिए बिना भविष्य के बारे में सोचे समझे कर दिए जाते हैं ये वादे। इसका प्राइम एग्जाम्पल हमने हाल ही में पंजाब इलेक्शंस में देखा, जहां अरविंद केजरीवाल लेड आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन से पहले इस तरह की मास अपीजिंग घोषणा करते हुए सत्ता में आने पर पंजाब की हर महिला को 1000 रुपए पर मंथ देने का वादा किया था। वहीं इसके पहले दिल्ली इलेक्शन में किए गए अपने वादे को पूरा करते हुए दिल्ली में 300 यूनिट तक फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। ऐसे ही कुछ हमने कुछ समय पहले कांग्रेस के अशोक गहलोत द्वारा गवर्न राजस्थान स्टेट में भी देखा था, जहां लैक ऑफ फंड्स की वजह से गवर्नमेंट अपने मासेस को वैक्सीनेट करने तक में असमर्थ दिखाई पड़ रही थी, जबकि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट की राय के विरुद्ध जाकर ओल्ड पेंशन स्कीम्स जैसे फ्रीबी को रीइंस्टेट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जा रहा था। दोस्तों, लोक लुभावन अनाउंसमेंट्स को फुलफिल करने में देश के एक्सचेकर या पब्लिक फंड पर बहुत बड़ा बर्डन पड़ता है, क्योंकि ये फ्रीबीज भी दूसरी सब्सिडीज की तरह ही एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसे स्टेट फंड्स के पैसे से फ्यूल किया जाता है। वहीं ये स्टेट फंड वही है जो टैक्स पेयर्स के पैसे से इकट्ठा किया जाता है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टीज के इन वोट्स के बदले बांटे जाने वाले ये फ्रीबीज हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स के पैसे से ही फंड होते हैं। यही नहीं, इस बारे में RBI की अगस्त 2022 में रिलीज हुई एक रिपोर्ट के अनुसार फ्रीबीज क्रेडिट कल्चर को अंडरमाइन करके क्रॉस सब्सिडाइजेशन को जन्म देती हैं, जिससे प्राइसेस का डिस्टॉर्शन भी देखने को मिलता है। साथ ही ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और लॉन्गर रन में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन पर भी बुरा असर डालती हैं। इसी सिलसिले में एनालिटिकल फर्म CRI SIL की एक रिपोर्ट के अनुसार इस फ्रीबीज के बढ़ते कल्चर के कारण ज्यादातर स्टेट्स अनसस्टेनेबल डेट सिचुएशंस में फंसते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आइडियली पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स या मेरिट गुड्स को फंड करने के लिए यूज होने वाली उनकी स्पेंडिंग पावर भी नेगेटिवली इफेक्ट हुई है। फॉर एग्जांपल, पंजाब की इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी और स्टेट एक्सचेकर के लिए उसकी राइजिंग कॉस्ट उसके टोटल रेवेन्यू से 16% ज्यादा है। यही नहीं, RBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रीबीज पर होने वाले एक्सपेंडिचर अलग अलग स्टेट्स की ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि GSDP का 0.1% से लेकर 2.7% तक पहुंच गया है। अब ऐसा करके ये पॉलिटिकल पार्टीज लोन वेवर्स जैसे प्रॉमिस करके चुनाव तो जीत जाती हैं, पर उनके इस रिग्रेसिव मेजर से फाइनेंशियल डिसिप्लिन, बैंक्स के फ्यूचर लोनिंग सिस्टम और स्टेट फाइनेंसेस पर एक बड़ा बर्डन पड़ता है, जिससे ये समझना मुश्किल नहीं है कि इन फ्रीबीज पर दिए जा रहे ओवर एम्फेसिस से लॉन्ग टर्म में भी स्टेट फाइनेंसेस तो डिसरप्ट होते ही हैं, साथ ही गवर्नमेंट डेट का भी एक स्पाइरल शुरू हो जाता है जो साल दर साल हर बदलती सरकार के साथ बढ़ता जाता है, क्योंकि ये सरकारें अपने काम से वोट की अपेक्षा करने के बजाय इन फ्रीबीज के बल पर ही अपनी सरकार चलाना चाहती हैं। यही कारण है कि 2021-22 में आंध्र प्रदेश अपने 22,000 करोड़ के बजट का रफली 13% केवल इंटरेस्ट पेमेंट के लिए यूज कर रहा है। इसी वजह से जो पब्लिक फाइनेंसेस का यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में एसेंशियल फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में किया जाना चाहिए, वो इन प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए अनप्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के फॉर्म में कर दिया जाता है। वहीं इसका सोशल इंपैक्ट भी हमें देखने को मिलता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी ऑन स्टेट फाइनेंसेस रिपोर्ट ही दर्शाती है कि 2014 के ऑनवर्ड्स
फाइनेंस कमीशन और यूनियन बजट्स में स्टेट के लिए एलोकेटेड रिसोर्सेज में बढ़ोतरी होने के बाद भी स्टेट लेवल सोशल एक्सपेंडिचर गिरता जा रहा है। और यही कारण है कि हेल्थ और एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जिन्हें फंड करने का मेन रोल स्टेट गवर्नमेंट प्ले करती है, उनमें एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा लोन वेवर्स और फ्री इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्रीबीज के बहुत से साइड इफेक्ट्स भी देखे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बहुत से स्टेट फार्मर्स को फ्री पावर प्रॉमिस करते हैं, जबकि ये लगातार देखा जा रहा है कि फ्री पावर से ग्राउंड वाटर का एक्सेस एक्सट्रैक्शन होता है। क्लाइमेट अप्रोप्रिएट क्रॉपिंग पैटर्न भी फॉलो नहीं की जा रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में सॉइल इरोजन, डिक्रीज इन सॉइल प्रोडक्टिविटी और लेसर प्रोडक्शन जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। इसके चलते कहीं ना कहीं ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी ही फार्मर इनकम को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडाइज लोन और फिर लोन वेवियर की विशियस साइकिल को जन्म दे रही है। ऐसे में इसके क्या लॉन्ग टर्म एडवर्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, ये समझना मुश्किल नहीं है। लेकिन साथ ही जैसा हमने आपको बताया कि हमारे कुछ राज्य भी श्रीलंका बनने की राह पर हैं, तो चलिए अब हम ये बात भी समझ लेते हैं कि वो कैसे संभव है। दोस्तों, ये तो श्रीलंका के आज की इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए बहुत से कारण जिम्मेदार हैं, जिसमें अनसस्टेनेबल लोन, टूरिज्म बेस्ड इंडस्ट्री का कोविड पीरियड में ड्रॉप हो जाना, चाइना की डेट ट्रैप पॉलिसी, पुअर फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सेट्रा आते हैं। लेकिन इनके अलावा श्रीलंका की आज की स्थिति के पीछे एक बड़ा कारण 2019 में प्रेसिडेंट गोटाबाया राजापक्सा के अंडर बनी सरकार थी, जिसने अपने इलेक्शन कैंपेन में डीप टैक्स कट्स प्रॉमिस कर दिए थे। और इसके बल पर बनी इस सरकार ने बिना किसी फाइनेंशियल आउटलुक या प्रोविजनिंग के टैक्सेस 15% से घटाकर 8% कर दिए। इसका परिणाम यह हुआ कि श्रीलंका ने एनुअल रेवेन्यू में 60,000 करोड़ रुपए का डिक्रीमेंट रजिस्टर किया। ऐसे में जो जनता टैक्स कट की रेवड़ी की उम्मीद में गोटाबाया सरकार को सत्ता में लेकर आई, वही अब अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी करने के लिए भी दर दर भटकने को मजबूर है और ये पूरे देश कंगाली की दहलीज पर खड़ा है। और ऐसा होते हमने केवल श्रीलंका में ही नहीं बल्कि पास्ट में वेनेजुएला, क्यूबा और नॉर्थ कोरिया में भी देखा है। इसी बारे में हाल ही में आरबीआई गवर्नर ने भी अपने प्रेजेंटेड पेपर में ये बात हाईलाइट करी थी कि कुछ इंडियन स्टेट्स भी सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने की कगार पर खड़े हैं, जिनमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरला और वेस्ट बंगाल इंडिया के सबसे ज्यादा इंडेटेड स्टेट्स हैं। जबकि इसी रिपोर्ट में ये बात भी सामने आती है कि इन बढ़ती सब्सिडीज से इंडक्टेड डेट के चलते 2026 तक भारत के कुछ राज्यों का डेट टू जीएसडीपी रेशियो 35% तक पहुंच सकता है, जिसका मेन कारण इन स्टेट्स के अपने खुद के टैक्स कलेक्शन में बढ़ती जा रही ढिलाई और स्टेट अनाउंस सब्सिडीज और दूसरे फ्रीबी कमिटमेंट्स पूरा करने के लिए किए जा रहे अनसब्सटेंशिएटेड एक्सपेंडिचर्स हैं। जबकि कोविड के बाद जैसे तैसे रिकवर हो रही इकोनॉमी में और ज्यादा जुडिशियस इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी और फिस्कल कंसोलिडेशन को अपनाए जाने की जरूरत है। फ्रीबी कल्चर के इन्हीं नुकसानों को समझते हुए हाल ही में पीएम मोदी ने भी देश के युवा वर्ग से ये अपील की थी कि वो इस फ्रीबी के झांसे में ना आकर अपने भविष्य के बारे में सोचें। इसे कहते हुए ही पीएम मोदी ने इस फ्रीबी कल्चर को रेवड़ी कल्चर बुलाया था, जिसमें इन फ्रीबीज को दिखाकर वोट्स को लुभाया जाता है, ना कि पॉजिटिव फ्यूचर प्लान्स बताकर। इसी मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी सेंट्रल गवर्नमेंट से एक स्ट्रांग फ्रेमवर्क बनाने की हिदायत दी थी। ताकि इलेक्शन कैंपेन में बढ़ रही इस फ्रीबी कल्चर पर लगाम लगाई जा सके। साथ ही फ्रीबी कल्चर से ही जुड़ी एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यह सजेस्ट किया था कि इस मुद्दे पर फाइनेंस कमीशन को भी कोई इफेक्टिव मेजर फॉर्मुलेट करना चाहिए। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का ये पहला इंटरवेंशन नहीं है, बल्कि 2013 में केस की हियरिंग के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से पॉलिटिकल पार्टी से कंसल्ट करते हुए इस फ्रीबी कल्चर को कर्ब करने के लिए गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए कहा था, क्योंकि तब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि ये फ्रीबी कल्चर फ्री और फेयर इलेक्शंस पर भारी असर डाल रहा है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 2014 में इस सब्जेक्ट पर गाइडलाइंस बनाते हुए उसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट बना दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि पार्टीज वोटर को इन्फ्लुएंस करने के लिए इलॉजिकल प्रॉमिसेस नहीं कर सकती। यही नहीं, मैनिफेस्टोज में किए गए वादों में उन वादों को पूरा करने के लिए जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होंगे उनके रिस्पेक्ट में भी एक ब्रॉड प्लान बताना होगा। इसी कड़ी में 2015 में इलेक्शन कमीशन ने पॉलिटिकल पार्टी से अपने मैनिफेस्टोज की कॉपीज प्रोवाइड कराने का भी आदेश दिया था। साथ ही आपको शायद ये बात दिलचस्प लगेगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंग इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए मैंडेटेड है। और ऐसे में अगर
कोई भी रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि एमसीसी को फॉलो करने में फेल होती है तो इलेक्शन कमीशन उस पार्टी का रिकॉग्निशन सस्पेंड कर सकता है। लेकिन फिर भी यह समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि ऐसा हो क्यों रहा है। यहां सबसे बड़ा इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन को इन गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के एक्शंस को ट्रैक करने के लिए और ज्यादा पावर की जरूरत है, जो सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस और ईसीआई की डिमांड के बाद भी उसे प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। इसके लिए 2014 में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर सेंटर को 22 प्रपोजल सेंड किए थे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने की पावर को लेकर भी कुछ रिफॉर्म्स इंक्लूडेड थे। वहीं 2016 में कमीशन ने ग्रॉस इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस के केस में पॉलिटिकल पार्टीज को डी रजिस्टर करने के लिए कुछ एडेड पावर्स की डिमांड का एक प्रपोजल यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भी सेंड किया था, जिसमें यह मांग की गई थी कि पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मैनिफेस्टो में फ्रीबीज को प्रॉमिस करने के साथ ये भी इंडिकेट करना होगा कि इन प्रॉमिसेस को इंप्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेस कहां से आएंगे। लेकिन इन प्रयासों के बाद भी इस मुद्दे पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होने की वजह से ये समस्या कभी हल ही नहीं हुई। ऐसे में इस मुद्दे पर करंट बीजेपी गवर्नमेंट की उदासीनता भी साफ देखी जा सकती है, जो एक और रेवड़ी कल्चर का मुद्दा तो उठा रही है लेकिन उसे कर्ब करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। जबकि यहाँ इस फ्रीबी कल्चर को रोकने के लिए जरूरी है कि वेलफेयर स्कीम्स और फ्रीबीज के बीच का डिफरेंस स्टैब्लिश किया जाए और इन्हें अनाउंस करते समय क्लियर इकोनॉमिक रैशनल स्टैब्लिश किए जाएं। वहीं काम करने के लिए FRBM एक्ट को भी रिवाइज किए जाने की जरूरत है ताकि लोन वेवियर्स, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी सब्सिडीज पर लिमिट लगाई जा सके। यही नहीं, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज को भी चाहिए कि इस फ्रीबी कल्चर पर भरोसा करके अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को देखने के बजाय बेटर पॉलिसीज को फ्रेम करके स्किल डेवलपमेंट और जॉब क्रिएशन पर फोकस करें, ताकि इंडिया को इस तरह के लंगर नेशन बनने की जरूरत ना पड़े। लेकिन ये सब करने के बजाय जहां इलेक्शन कमीशन को सब्सटेंशियल पावर्स और इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करके इस कल्चर को इफेक्टिवली खत्म करने की जरूरत थी, वहीं इसके उलट हर बीतते इलेक्शन के साथ इस यज्ञ में सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की आहुति देनी शुरू कर दी है, जो कि अब एक कंपटीशन का रूप ले चुकी है कि कौन वोट्स के बदले कितनी बड़ी बोली लगा सकता है। इसी को लेकर 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन NK सिंह ने हाल ही में कुछ टिप्पणी भी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल कंपटीशन ओवर सच सॉप्स यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर इज अ क्विक पासपोर्ट टू फिस्कल डिजास्टर। दोस्तों, मेरा ख्याल है कि आप रोड क्रॉस करते समय रोड के दोनों ओर से आ रहे व्हीकल्स को देखकर ही केयरफुली रोड क्रॉस करते होंगे, और आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप ये बात समझते हैं कि आप अपने जीवन के लिए खुद जिम्मेदार हैं। कोई और ट्रैफिक रूल्स फॉलो करे या ना करे, आपके जीवन की सुरक्षा तभी इंश्योर हो सकती है जब आप खुद ये वैल्यूज फॉलो करते हुए अपने खुद की सेफ्टी का ध्यान रखें। उसी तरह इस फ्रीबी कल्चर को रोकने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज, कोर्ट्स या फिर इलेक्शन कमीशन कोई नियम बनाए या ना बनाए, और फ्यूचर में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के चलते वो रूल्स भी इफेक्टिवली इंप्लीमेंट हो पाएं या फिर ना हो पाएं। लेकिन इस बात का हमें खुद ही ध्यान रखना होगा कि हम ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज या रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना कीमती वोट ना दें जो खोखले वादे करके सिर्फ इन लोक लुभावन ऑफर से हमें लुभाने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे वो कोई भी पार्टी हो, बीजेपी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी। क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद अक्सर या तो ऐसे प्रॉमिसेस चुनावी जुमला डिक्लेयर कर दिए जाते हैं या फिर उन्हें फंड करने के लिए हमारी ही जेबें काटी जाती हैं। ऐसे में हम पास के छोटे फायदे के लिए दूर का बड़ा नुकसान ना कर बैठें, ये बात हमें ही इंश्योर करनी होगी। इसलिए हमें खुद एक जिम्मेदार वोटर की तरह अपने भविष्य के बारे में सोचकर ही उचित रिप्रेजेंटेटिव और उचित पार्टी को इलेक्ट करना होगा, क्योंकि तभी सही मायनों में इस रेवड़ी कल्चर पर रोक लगा पाएंगे और हमारा देश एक लंगर नेशन से ऊपर उठकर एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी फ्रीबी कल्चर के ऊपर। इस पे आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, a legislation banning freebies is not advisable, but a balance between welfare measures and loss to the public exchequer is needed. Discuss. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।